मूवी की शुरुआत में हमें अलास्का के एक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बैरो। तो इस शहर में हर साल 30 दिनों के लिए कोई सूरज उगता ही नहीं है और यहाँ पर रहने वाले लोग 30 दिनों तक बिना सूरज के रहते हैं और इस पूरी रात को पोलर नाइट भी कहा जाता है। तो ये शहर काफ़ी छोटा होता है और यहाँ पर रहने वाले लोग भी कम होते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है। इसके बाद हमें एक अजीब से इंसान को दिखाया जाता है और साथ ही में एक बड़े से अजीब से जहाज़ को भी दिखाया जाता है। इधर फिर सीन बैरो सिटी की तरफ चल ले जाता है। यहाँ पर चलते चलते वो अजीब सा इंसान बैरो सिटी आ जाता है। इसके बाद हमें दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है बिली और एवन। तो हमें यहाँ पता लगता है कि शहर के ज़्यादातर लोगों के मोबाइल चोरी हो गए हैं और उन्हें किसी ने जला दिया है। तो एवन और बिली इसी पर काम कर रहे होते हैं और उन्हें समझ भी नहीं आता कि इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। आज इनके यहाँ पे सूरज का आखिरी दिन होता है और इसके बाद 30 दिनों तक सिर्फ अंधेरा ही होने वाला होता है। तो फिर एवन और बिली एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ से सनसेट काफ़ी अच्छा दिखता है और फिर यहाँ पर एवन अपनी गर्लफ्रेंड स्टेला को याद करने लग जाता है। इसके बाद हमें एवन की गर्लफ्रेंड स्टेला को भी दिखाया जाता है। तो इधर हमें पता लगता है कि स्टेला फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन अब उसका और एवन के बीच में कुछ भी सही नहीं है। अब ये दोनों अलग अलग रहते हैं। यहाँ तक कि स्टेला तो अब बैरो सिटी में भी नहीं रहती, वो कहीं बाहर रहने लग गई है और उन दोनों के बीच में काफ़ी दूरियाँ आ गई हैं। लेकिन वो आज बैरो सिटी आई हुई होती है अपने किसी ज़रूरी काम की वजह से और वो आज ही वापस जाने वाली होती है बैरो सिटी से। इधर सिटी में से ज़्यादातर लोग दूर चले जाते हैं सिटी से छुट्टी मनाने के लिए, ताकि उन्हें 30 दिनों तक बिना सूरज के ना रहना पड़े और अब सिटी में कुछ ही लोग बचते हैं। इसके बाद हमें कुछ कुत्तों को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर कोई एक अजीब सा आदमी आता है चक्कू के साथ में और सारे कुत्तों को मार देता है। इसके बाद हमें एक आदमी ब्यू को भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ब्यू का काम होता है शहर के रोडों को साफ़ रखना। तो यहाँ पे शहर के सभी रोडों से बर्फ़ हटाकर उन्हें साफ़ रखता है। उसके पास कई सारी बड़ी बड़ी मशीन्स भी होती हैं। इधर स्टेला जब वापस एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है तो बीच में एक आदमी की गलती की वजह से उसकी गाड़ी एक बड़ी सी बर्फ़ हटाने वाली मशीन से जाकर टकरा जाती है और इस वजह से उसकी गाड़ी वहीं पर ख़राब हो जाती है। अब क्योंकि उसे एयरपोर्ट जाना था और उसे काफ़ी जल्दी भी थी, तो यहाँ पे फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड एवन को कॉल कर देती है मदद के लिए। तो एवन यहाँ पर खुद तो नहीं जाता, लेकिन अपने दोस्त बिली को भेज देता है स्टेला की मदद करने के लिए। वो यहाँ पर उससे नाराज़ भी हो जाता है क्योंकि वो सिटी भी आई हुई होती है और उसने उसे बताया भी नहीं होता है। इधर हमें पता लगता है कि एवन की दादी पुलिस स्टेशन में एक ऑपरेटर का काम करती है। तो फिर अपनी दादी के कहने पर एवन यहाँ पर मिस्टर जॉन्स और उनकी पत्नी से मिलने चले जाता है। तो वहाँ पर जाने पर उसको पता लगता है कि मिस्टर जॉन्स के सभी कुत्तों को किसी ने मार दिया। यह सब देखकर एवन को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि पहले सिटी में ऐसी कोई हरकत कभी हुई नहीं। अब वहाँ बिली भी पहुँच जाता है स्टेला की मदद करने के लिए रास्ते में। इसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें एवन की दादी और उसके छोटे भाई जैक को दिखाया जाता है। तो उसकी दादी उसे एक और केस के बारे में बताती हैं। उधर बिली और स्टेला दोनों एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है और इस तरह स्टेला अपनी फ़्लाइट मिस कर देती है। अब क्योंकि अगली फ़्लाइट 30 दिनों के बाद होती है जब सूरज उगेगा, तो यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि वो वापस बैरो सिटी चली जाएगी और वहीं पर अगले 30 दिन गुजारेगी। तो यहाँ पर फिर वो बिली के साथ बैरो सिटी के लिए निकल जाती है। इधर एवन को वापस खबर मिलती है एक और केस के बारे में अपनी दादी से। तो फिर वो यहाँ पर एक कबाड़ खाने की ओर चला जाता है। तो यह कबाड़ खाना एक कार्टर नाम के आदमी का होता है। तो जैसे कबाड़ खाने पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि कुछ लोगों ने विल्सन नाम के आदमी के पूरे हेलीकॉप्टर को ही तबाह कर दिया, उसके अलग अलग पुर्जों को उखाड़ कर। तो यहाँ पर वो कुछ समझ नहीं पाता कि एक साथ इतनी सारी दिक्कतें कैसे आ सकती है शहर में। इसके बाद हमें एक आदमी गस को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे गस का काम शहर के मेन जनरेटर पर होता है। तो यहाँ पर मेन जनरेटर की देखभाल करता है। तो अचानक से उधर की लाइट कट जाती है। तो जैसे गस बाहर देखने जाता है कि गड़बड़ क्या है, इतने में तो कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे यहाँ पर मार देते हैं। इसके बाद सीन शहर के एक होटल की तरफ चले जाता है। यहाँ हमें उसी अजीब से आदमी को दिखाया जाता है। तो वो होटल में जाकर शराब और कच्चा मांस मांगता है। तब जो होटल की मालकिन होती है उसे शराब और कच्चा मांस देने से मना कर देती है क्योंकि यहाँ 30 दिनों के लिए उनके यहाँ शराब बैन होता है। तो यहाँ पर जब उसे मना कर देती है तो आदमी यहाँ पे होटल की मालकिन को डराने लग जाता है। इतने में तो एवन भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे उस आदमी के ऊपर शक होने लग जाता है। तो फिर उसे यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी यहाँ पर एवन के ऊपर उल्टा हमला कर देता है। लेकिन इतने में तो स्टेला भी वहाँ पहुँच जाती है और फिर गन पॉइंट की मदद से एवन उस आदमी को पकड़ लेता है। तो फिर एवन उस आदमी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। वहाँ स्टेला भी उसके साथ चली जाती है ताकि वह एवन की दादी और उसके छोटे भाई जैक से मिल सके। तो यहाँ पे एक तरह से जो स्टेला होती है एवन की फैमिली मेम्बर होती है, लेकिन अब उन दोनों के बीच जब कुछ सही नहीं होता तो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। वहाँ स्टेला को देखकर एवन की दादी और जैक काफ़ी खुश हो जाते हैं। इधर भी अजीब से लोग यहाँ पर अपने हमले को तेज़ कर देते हैं। अब ये शहर के दूसरे लोगों को भी मारना शुरू कर देते हैं। इधर जब एवन उस अजीब से आदमी से पूछताछ कर रहा होता है तो उसे कुछ नहीं बताता, बस यही रट लगाए होता है कि वे लोग आएंगे, मुझे बचाएंगे और तुम सभी लोगों को मार देंगे। तो यहाँ पे जो एवन होता है उसे लाइटली लेता है
और उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर थोड़ी ही देर में पूरे शहर की लाइट चली जाती है। तो यहाँ पर फिर जो एबन होता है वो गस के पास जाने का डिसाइड करता है ताकि वह देख सके कि आखिर दिक्कत क्या हो गई है। तो जैसे ही मेन जनरेटर के पास पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि गस की तो मौत हो चुकी है। तो वहाँ पर गस को मरा देखकर एवन काफ़ी डर जाता है और फिर वो फटाफट वापस पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाता है। रास्ते में आते वक्त ये सभी लोगों को बता देता है कि शहर में कुछ न कुछ गड़बड़ है और सभी लोगों को उनके घर जाने की हिदायत भी दे देता है। इधर भी अजीब से लोग मिस्टर जॉन्स और उनकी पत्नी के ऊपर हमला कर देते हैं। तो मिस्टर जॉन्स की पत्नी को तो मार देते हैं, लेकिन वो मिस्टर जॉन्स को घायल छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर मिस्टर जॉन्स काफ़ी डर जाते हैं और फिर घबराहट में वे घर के नीचे जाकर छुप जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में वो आदमी यहाँ पर एवन के भाई जेक, उसकी दादी और स्टार तीनों को डराने लग जाता है और उन्हें बोलता है कि वे सभी लोग तुम्हें काफ़ी दर्दनाक मौत देंगे। और फिर वो यहाँ पर बहाना बना के एवन के छोटे भाई जेक को उसके पास बुला लेता है और फिर उसके यहाँ पे गर्दन पकड़ लेता है। लेकिन इतने में तो एवन भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके हाथ पर एक गोली मार देता है, जिससे वो आदमी यहाँ पे घायल हो जाता है। लेकिन अभी भी आदमी यहाँ पर हंसने लगता है और उन सभी को बोलता है कि वे लोग आएंगे और तुम्हें इस चीज़ की सज़ा देंगे और तुम सभी को मार देंगे। तो यहाँ पे जो एवन होता है फिर हथकड़ी की मदद से उस आदमी को जेल की सलाखों से बांध देता है और अब सभी लोग डर जाते हैं। और अब यहाँ पर एवन और बाकी सबको भी यकीन हो जाता है कि शहर में कुछ लोग आ गए हैं और यहाँ शहर में सभी लोगों को मार रहे हैं। तो यहाँ पे जो फिर एवन और स्टेला दोनों डिसाइड करते हैं कि बाहर जाकर देखेंगे कि शहर में यहाँ पर कौन हुड़दंग मचा रहा है। जैसे ही वह बाहर जाते हैं और अपनी कार से उतरते हैं तो यहाँ पे फिर स्टेला और एवन दोनों को कुछ अजीब सा दिखाई देता है। तो फिर फटाफट वापस जाके अपनी कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन इतने में एक अजीब सा आदमी कार के पीछे दौड़ने लग जाता है और फिर वो कार के ऊपर भी चढ़ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लग जाता है। तो एवन यहाँ उसके ऊपर गोली भी चलाता है, लेकिन उसे गोली से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और वह लगातार उनके ऊपर हमला करता रहता है। इसके बाद स्टेला कार के ब्रेक लगा देती है, जिससे वह आदमी नीचे गिर जाता है और फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही वह शहर के अंदर आते हैं तो हर तरफ आग जल रही होती है, सारी कारों में आग जल रही होती है। तो यह नज़ारा देखकर एवन काफ़ी सहम जाता है और जैसे ही वह पुलिस स्टेशन आता है तो वहाँ हर तरफ खून ही खून होता है। तो वह नज़ारा देखकर तो एवन और डर जाता है। तो फिर यहाँ पे उस अजीब से आदमी से पूछने लग जाता है कि वहाँ हुआ क्या, लेकिन उसे कुछ नहीं बताता और बस यही बोलता रहता है कि वे लोग मुझे नहीं ले गए उनके साथ में, अब मैं क्या करूँ। तो एवन उस आदमी से काफ़ी चिढ़ जाता है और फिर उस आदमी को उसी के हाल पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन पर जब हमला हुआ था उस हमले में एवन की दादी तो मारी जाती है, लेकिन उसका छोटा भाई जैक बच जाता है और फिर वह एक होटल में जाकर छुप जाता है दूसरे लोगों के साथ में। इधर हमें यह भी पता लग जाता है कि जो अजीब से लोग यहाँ पर बैरो सिटी में लोगों को मार रहे हैं और सब कर रहे हैं वे असल में वैम्पायर्स हैं और वे उसी बड़े से जहाज़ से आए हैं जो जहाज़ हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और जो अजीब से आदमी को एवन ने पकड़ रखा है पुलिस स्टेशन में, उसी ने इन सारे वैम्पायर्स की हेल्प करी यहाँ सिटी तक आने में। अब ये सारे वैम्पायर शहर के सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इंसान भी उनके ऊपर जवाबी हमला करते हैं, उन्हें गोली से मारते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ गोली से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और अब वे शहर के ज़्यादातर लोगों को मार देते हैं यहाँ पर। अब धीरे धीरे करके शहर के ज़्यादातर इंसान मारे जाते हैं और अब एवन भी जैसे तैसे करके स्टेला के साथ उस होटल में पहुंच जाता है। वह अपने छोटे भाई जैक को ज़िंदा देखकर एवन काफ़ी खुश हो जाता है। अब जितने भी सब लोग होटल में होते हैं वे यहाँ पर समझ जाते हैं कि वे उन वैम्पायर्स का मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे कार्टर नाम का आदमी होता है, वह उन लोगों को बोलता है कि उन्हें उसके कबाड़ खाने जाना चाहिए, क्योंकि उसके कबाड़ खाने में एक जनरेटर भी है और उसका कबाड़ खाना काफ़ी सुरक्षित भी है। लेकिन यहाँ पे जो एवन होता है वह कबाड़ खाने से जाने से डरता है, क्योंकि वह कबाड़ खाना शहर के दूसरे छोर पर होता है और वो काफ़ी दूर होता है। तो यहाँ पे फिर सभी लोग वापस डिसाइड करते हैं कि उन्हें चार्ली नाम के आदमी के घर के चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके घर पर एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ वे सभी छुप सकते हैं। तो यहाँ पे जो एवन होता है कार्टर को जिम्मेदारी दे देता है सभी लोगों को सुरक्षित चार्ली के घर तक ले जाने के लिए और खुद चला जाता है कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए, ताकि वे सब लोग वैम्पायर से लड़ सके। तो फिर यहाँ पे स्टेला भी उसके साथ चली जाती है। तो जैसे वो कार लेके बाहर निकलते हैं तो इतने वहाँ पर पूरा एक वैम्पायर्स का झुंड आ जाता है और उनकी कार को पलट देता है। तो जैसे वहाँ पे वैम्पायर्स उन्हें मारने वाले होते हैं, इतने में तो ब्यू वहाँ पहुँच जाता है अपनी बड़ी सी मशीन लेकर और वहाँ पर घूम रहे कुछ वैम्पायर्स को तो मार भी देता है और फिर स्टेला और एवन को अपनी कार में बिठा लेता है और फिर वो वहाँ से फटाफट चार्ली के घर चले जाते हैं और उसकी सीक्रेट प्लेस पर चले जाते हैं। फिर सीन पुलिस स्टेशन की तरफ चले जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि उस अजीब से आदमी का मानना होता है कि अगर वह वैम्पायर्स की मदद करेगा लोगों को मारने के लिए तो फिर सारे वैम्पायर्स उसे उनकी गैंग में शामिल कर लेंगे। लेकिन उसका यह यकीन गलत निकल जाता है और वैम्पायर ग्रुप का लीडर पुलिस स्टेशन पहुँचता है और उसे यहाँ पर मार देता है। इधर उन सभी लोगों को चार्ली के घर में रहते हुए 7 दिन हो चुके होते हैं। उन्हें यहाँ पर हर दिन गुजारने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पर लाइट भी नहीं होती, उन्हें अंधेरे में रहना पड़ता है। वह जगह भी काफ़ी छोटी होती है, वहाँ खाने पीने का सामान भी काफ़ी कम होता है और हर पल उन्हें वैम्पायर्स का डर भी सता रहा होता है। तब पे सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इधर जब 7वें दिन एवन खिड़की से बाहर नज़र डालता है तो उसे बीच सड़क में एक लड़की दिखाई देती है
और वही लड़की यहाँ पे मदद के लिए पुकार रही होती है। तो एबन उसकी मदद करने का सोचता है, लेकिन जैसे वह बाहर दूसरी तरफ नज़र डालता है तो उसे पता लगता है कि ऊपर छत पर कई सारे वैम्पायर्स घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो समझ जाता है कि वैम्पायर्स उस लड़की को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो कोई भी उसे बचाने के लिए बाहर आए तो वे उसे भी मार सके। तो फिर एबन यहाँ पे बाहर नहीं निकलता, और इसी तरह जो लोग भी कोई छुप रहे होते हैं वे भी बाहर नहीं निकलते। तो वैम्पायर ग्रुप का लीडर उस लड़की के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, और फिर बाद में सभी वैम्पायर्स मिलकर उस लड़की को मार देते हैं। इधर चार्ली के घर पर रहते रहते सभी लोगों का सब्र का बांध भी टूट जाता है। वह जगह काफ़ी छोटी होती है और उन सभी को वहाँ पे काफ़ी परेशानी हो रही होती है। तो सभी लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी लोग फिर मिलकर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं और फिर वहाँ पर थोड़ी और दिन गुजारने की कोशिश करते हैं। एक दिन जब एबन खिड़की से बाहर नज़र डालता है तो उसे घर के नीचे कोई आदमी छुपा हुआ दिखाई देता है। तो जैसे वह बाहर जाता है तो उसे पता लगता है कि मिस्टर जॉन उस घर के नीचे छुपे हुए हैं, तो उन्हें खींचकर बाहर निकालता है। तो जैसे उन्हें बाहर निकालता है तो उसे पता लगता है कि जब वैम्पायर्स ने मिस्टर जॉन्स के ऊपर हमला करा और उन्हें घायल छोड़कर चले गए, तब अब मिस्टर जॉन्स भी वैम्पायर बन चुके। तो यहाँ पर फिर मिस्टर जॉन्स एबन के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर एबन जैसे जैसे बच के उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और उन्हें यहाँ पर मार देता है। लेकिन इस चक्कर में एबन खुद काफ़ी थक जाता है और खुद यहाँ पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर अस्थमा होता है। तो फिर स्टेला और ब्यू उसे वापस चार्ली के घर लेकर चले जाते हैं। इधर वैम्पायर ग्रुप का लीडर भी यहाँ पर मिस्टर जॉन की बॉडी को देख लेता है, तो उसे पता लग जाता है कि मिस्टर जॉन भी एक वैम्पायर बन चुके थे, और वह यह भी समझ जाता है कि अभी भी शहर में कुछ लोग जिंदा बचे हुए हैं। इधर चार्ली के घर में उन सभी के साथ एक बुढ़ा आदमी भी रह रहा होता है, जो कि मिस्टर विल्सन के पिताजी होते हैं। तो यहाँ पर वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं उस जगह पर रहते हुए, तो यहाँ पर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर स्टेला और मिस्टर विल्सन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यहाँ पर रुकते नहीं और बाथरूम की खिड़की की मदद से भी बाहर चले जाते हैं। तो इधर फिर मिस्टर विल्सन भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो स्टेला उन्हें भी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे भी नहीं रुकते और वे बाहर चले जाते हैं। और इस तरह ये दोनों बाप बेटे यहाँ पे मारे जाते हैं वैम्पायर्स के हाथों। तब जो स्टेला होती है मिस्टर विल्सन और उनके पिताजी की मौत की जिम्मेदारी खुद ले लेती है और वहाँ पे काफ़ी दुखी हो जाती है। लेकिन फिर एवन जैसे तैसे उसे समझाता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी मिस्टर विल्सन और उनके पापा की मौत में। और फिर यहाँ पे एवन और स्टेला भी काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और उनके बीच की दूरियाँ भी मिट जाती हैं। इधर उन सभी को चार्ली के घर रहते रहते काफ़ी टाइम हो जाता है और यहाँ पर खाने की काफ़ी कमी हो जाती है। तो फिर भी सभी लोग डिसाइड करते हैं कि बर्फ़ की तूफान की आड़ में शहर की ग्रॉसरी शॉप में चले जाएंगे, जहाँ उन्हें खाने का सामान भी मिल जाएगा और दवाइयाँ भी मिल जाएगी। तो फिर वे सभी लोग बर्फ़ की तूफान की आड़ में ग्रॉसरी शॉप पर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें खाने का काफ़ी सारा सामान मिल जाता है और दवाइयाँ भी मिल जाती है। लेकिन साथ में उन्हें पता लगता है कि वहाँ एक छोटी सी वैम्पायर बच्ची भी होती है जो उनके ऊपर हमला कर देती है। तो फिर वो सभी मिलकर जैसे तैसे उस बच्ची को तो मार देते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो छोटी बच्ची मिस्टर कार्टर को घायल कर देती है। इधर उन सभी को अंधेरे में रहते रहते 18 दिन हो जाते हैं और वे सभी लोग अभी भी उसी ग्रॉसरी शॉप में छुप कर रह रहे होते हैं। यहाँ पे जो एबन होता है वो डिसाइड करता है वे पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर वे वहाँ से कार्टर के कबाड़ खाने चले जाएंगे, क्योंकि उन सभी को जिंदा रहने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और यहाँ पर उन्हें हर पल वैम्पायर्स का डर भी सता रहा था, क्योंकि ग्रॉसरी शॉप इतनी सुरक्षित नहीं होती। फिर यहाँ पर जो एबन होता है वो डिसाइड करता है कि वो सारे वैम्पायर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि सभी लोग पुलिस स्टेशन तक चले जाएँ। तो अब यहाँ पे स्टेला को आइडिया आता है कि शायद तक वैम्पायर्स अल्ट्रावायलेट लाइट से डरते हैं, तभी उन्होंने शहर की सारी लाइट्स को बंद कर दिया और उन्होंने 30 दिन के अंधेरे टाइम पर ही उनके शहर पर हमला करा। तो यहाँ पे फिर वो एबन को आइडिया देती है कि उसे उसके दादी के घर पे चला जाना चाहिए, क्योंकि उसकी दादी अल्ट्रावायलेट लाइट्स की मदद से पौधों को उगाती थी। तो वहाँ पर वो अल्ट्रावायलेट लाइट्स की मदद से उन वैम्पायर्स को ईजिली डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एबन शोर मचा तो ग्रॉसरी शॉप से बाहर निकलता है और सारे वैम्पायर्स को डिस्ट्रैक्ट करते हुए उसकी दादी की घर की ओर निकल जाता है। इधर बाकी सभी पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। इधर जो सारे वैम्पायर्स होते हैं यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होकर एबन के पीछे उसकी दादी के घर चले जाते हैं। तो अपनी दादी के घर पहुँचते ही सबसे पहले एबन वहाँ पर रखे हुए छोटे जनरेटर को चला जाता है, जिसकी मदद से अंदर की जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती है वे जल जाती हैं। इधर वे सभी लोग भी चुपचाप पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। जो सारे वैम्पायर्स होते हैं एबन की दादी के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वैम्पायर ग्रुप की लीडर की जो गर्लफ्रेंड होती है, तो सबसे पहले वह एबन के ऊपर हमला करती है। तो जैसे वह हमला करती है तो एबन उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डाल देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी जल जाती है और बिल्कुल अधमरी हो जाती है। तो यहाँ पे जो फिर वैम्पायर ग्रुप का जो लीडर होता है वहाँ पे उसे उस हालत में नहीं देख पाता और उसे खुद ही वहाँ पर मार देता है। इतने में जो बाकी सब वैम्पायर्स होते हैं वे जाकर उस जनरेटर को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट लाइट भी बंद हो जाती है और फिर एबन भी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वह हर तरफ वैम्पायर्स घूम रहे होते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन इतने में जो ब्यू होता है वो भी वहाँ पहुँच जाता है अपनी बड़ी सी मशीन लेकर और वहाँ पर घूम रहे ज़्यादातर वैम्पायर्स को मार देता है।
तो यहाँ पर ब्यू की वजह से एबन की जान बच जाती है और फिर वो पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाता है। लेकिन लास्ट में जो ब्यू की मशीन होती है वो एक घर से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी मशीन वहाँ पर बंद हो जाती है और फिर जो वैम्पायर्स होते हैं यहाँ पर ब्यू को मार देते हैं। इधर पुलिस स्टेशन के अंदर कार्टर सभी लोगों को बता देता है कि ग्रॉसरी शॉप में उस छोटी सी बच्ची ने उसे यहाँ पर काट लिया था और उसे घायल कर दिया था। इस वजह से वहाँ भी अब धीरे धीरे वैम्पायर्स बनने लग गया है। तो फिर यहाँ पर वो सबको खुद को मारने के लिए कह देता है। तो फिर एबन उसे कुल्हाड़ी की मदद से यहाँ पर मार देता है। अब उन सभी को यहाँ पर अंधेरे में रहते रहते 27 दिन हो चुके थे और अब 3 दिन बाद सूरज भी उगने वाला होता है। अब 27वें दिन जब एबन पुलिस स्टेशन की खिड़की से बाहर नज़र डालता है तो उसे सामने से घर सिग्नल देते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे फिर स्टेला और एबन उस घर की ओर निकल जाते हैं। तो वह घर एबन के दोस्त बिली का होता है। तो जैसे ही घर के अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि बिली ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया होता है गन की मदद से, लेकिन वह यहाँ पर खुद को नहीं मार पाता है क्योंकि लास्ट में उसकी गन खराब हो जाती है। तो यहाँ पर फिर एबन और स्टेला दोनों से जैसे तैसे समझाते हैं और फिर भी तीनों यहाँ पर वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। तो जब ये पुलिस स्टेशन आते हैं तो उन्हें पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे फिर जो एबन होता है वो समझ जाता है कि वे सभी लोग कार्टर के कबाड़ खाने चले गए होंगे। तो इधर फिर वे तीनों भी कार्टर के कबाड़ खाने की ओर निकल जाते हैं, लेकिन बीच में उन्हें वहाँ पर वैम्पायर होने की आहट होती है तो वे घर के नीचे छुप जाते हैं। तभी उन्हें एक लड़की बीच सड़क में दिखाई देती है जो कि पूरी खून में लथपथ होती है। तो स्टेला उस लड़की की मदद किए बगैर रह नहीं पाती और उसी पे उस घर के नीचे छुपा लेती है। तो इतने में हमें पता लगता है कि उस छोटी सी लड़की के पीछे एक वैम्पायर आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो फिर एबन होता है स्टेला बिली उस छोटी सी बच्ची को जाने के लिए कह देता है और खुद उस वैम्पायर के सामने आ जाता है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो बिली होता है उस छोटी सी बच्ची और स्टेला दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इधर एबन भी जैसे जैसे बचते बचाते कार्टर के कबाड़ खाने पहुँच जाता है। तो जैसे वह कबाड़ खाने पहुँचता है तो उसे पता लगता है कि उसका छोटा भाई जैक सभी लोगों को कार्टर के कबाड़ खाने ले आया। तो अपने यहाँ पर भाई की बहादुरी देखकर वो काफ़ी खुश होता है। इधर बिली भी जैसे तैसे कार्टर के कबाड़ खाने पहुँच जाता है। इधर जो एबन होता है यहाँ पर वॉकी टॉकी की मदद से स्टेला से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रिटर्न में कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो यहाँ पे काफ़ी दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वैम्पायर्स ने स्टेला को यहाँ पे मार दिया होगा। अब यहाँ बिली के पीछे भी एक वैम्पायर भी कार्टर के कबाड़ खाने तक पहुंच जाता है और उन सभी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वे सभी मिलकर उसे कार्टर की एक मशीन के अंदर डाल देते हैं जिससे वह वैम्पायर यहाँ पे मारा जाता है। लेकिन इस चक्कर में जो बिली होता है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और वह भी यहाँ पे वैम्पायर बनने वाला होता है। तो फिर ना चाहते हुए भी वे सभी लोग यहाँ पर बिली को मार देते हैं। अब उन सभी को कबाड़ खाने में रहते रहते 1-2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन यहाँ एवन अभी भी स्टेला के ज़िंदा होने की आस में उससे बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है और लास्ट में जो स्टेला होती है उससे कॉन्टैक्ट कर लेती है। तो उसे बताती है कि वो कबाड़ खाने के बाहर खराब पड़ी कार के नीचे उस छोटी सी बच्ची के साथ छुपी हुई है। स्टेला को जिंदा पाकर एवन काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन उसे बचाने नहीं जा पाता क्योंकि वो बाहर कई सारे वैम्पायर्स घूम रहे होते हैं। उनके यहाँ अंधेरी रात का आखिरी दिन होता है और अगले दिन सूरज उगने वाला होता है। तो यहाँ पे सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि वे सभी लोग बच जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे वैम्पायर्स होते हैं ऑयल की पाइपलाइन को तोड़ देते हैं ताकि पूरे शहर को ही जला सके, ताकि पीछे कोई सबूत ही ना छूटे उनके होने का और दुनिया को कभी पता ही ना चले कि उस शहर में हुआ क्या। तो इधर स्टेला होती काफ़ी बड़ी दुविधा में फंस जाती है क्योंकि अगर वो बाहर निकलती है तो वैम्पायर्स उसे मार देंगे और अगर वो बाहर नहीं निकलती तो वो जल के मर जाएगी। तो दोनों कंडीशन में मरने वाली होती हैं। तो यह सिचुएशन देखकर एवन काफ़ी दुखी हो जाता है। वो यहाँ पे इस तरह से काफ़ी प्यार करता है और उसे यहाँ पे बचाना भी चाहता है। तो वह उसके अंदर बिली का ब्लड इंजेक्ट कर देता है ताकि वह भी वैम्पायर्स बन जाए और फिर सारे वैम्पायर्स को हराकर वो यहाँ पर स्टेला को बचा ले। तो जैसे वह खुद के अंदर बिली का ब्लड इंजेक्ट करता है तो वह भी यहाँ पे वैम्पायर बन जाता है और फिर अपने भाई को वहाँ पे एक अच्छा सा गुड बाय कह के वहाँ पे बाहर चला जाता है ताकि वह स्टेला को बचा सके। तो जब एवन अपने छोटे भाई से गुड बाय कहता है तो उसका यहाँ पे छोटा भाई काफ़ी दुखी हो जाता है। इधर फिर एवन बाहर चला जाता है वैम्पायर से लड़ने के लिए। तो वो बाहर जाते हैं वैम्पायर ग्रुप के लीडर को फाइट करने के लिए ललकारता है। तो वे दोनों यहाँ पर फाइट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे वैम्पायर ग्रुप का लीडर उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारता है और इतनी में वो यहाँ पे स्टेला को भी बोल देता है वहाँ से जाने के लिए। इधर उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट चलती है। यहाँ पे जो वैम्पायर ग्रुप का लीडर होता है वो यहाँ पर समझ जाता है कि एवन भी एक वैम्पायर बन चुका है, लेकिन वो उसे यहाँ पे मारने ही वाला होता है। लेकिन इतने में बिली अपने हाथ को उसके मुंह के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ उसके सिर के आर पार चले जाता है और यहाँ पे जो वैम्पायर ग्रुप का लीडर होता है वो यहाँ पे मारा जाता है। तो अपने लीडर को ये मरा देखकर सारे वैम्पायर्स डर जाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर एवन काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसने उसकी प्यार स्टेला और बाकी सभी लोगों को बचा लिया होता है, लेकिन अब यहाँ पे वो खुद वैम्पायर बन चुका होता है। तो यहाँ पे उन बाकी सभी वैम्पायर्स के पीछे जाने की ज़िद करता है ताकि वो ढूंढ के उन सारे वैम्पायर्स को मार सके। लेकिन यहाँ पे स्टेला
एवन को उसी के पास रोक लेती है और फिर वे दोनों सनराइज़ पॉइंट पर चले जाते हैं, जहाँ से सनराइज़ काफ़ी अच्छा दिखता है और जहाँ पे वे अक्सर जाया करते थे। इधर स्टेला एवन से काफ़ी प्यार करती है, तो फिर वो उसे छुपने के लिए कह देती है, लेकिन एवन उसकी बात नहीं मानता और यहाँ पर उसे किस करता है और लास्ट में जैसे ही सूरज उगता है वो यहाँ पे मारा जाता है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी बताना और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।